रोटरी के गवर्नर, हमारे भाई, हमारे दोस्त, हमारे हमदम शरद जी, डॉक्टर तोमर, बालकिशन गुप्ता जी, यहाँ बैठे मेरे तमाम दोस्त, डॉक्टर मुकुल चंद साहब, वसुंधरा भाभी, नरेश जैन साहब, शोभा भाभी और तमाम मेरे दोस्त, जब आता हूं यहां तो भाई भतीजावादी हो जाता हूं। कुछ भाई हैं, कुछ भतीजे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनका मैं भतीजा हूं। तो आगरा शहर एक अपनत्व तो देता है। आज मैं भी शरद भाई से कह रहा था कि 25 साल बाद मैं रोटरी के किसी फंक्शन में आया हूं और बहुत बड़ा परिवर्तन मैं कैरेक्टर का देख रहा हूं। और इनफैक्ट रोटरी के फंक्शंस में जब भले ही 25 साल का वक्फा बीत गया, लेकिन उस समय मैं अक्सर जाता था और मुझे बड़े बोर से और बड़े स्टैटिक से लगते थे वो। आज जो मैं जीवंतता और जागरूकता देख रहा हूं वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। आज जब जैसे जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ रही थी और आप लोगों के चेहरे देख रहा था तो मुझे उमर शरीफ याद आ रहे थे। उमर शरीफ आप सब जानते हैं, पाकिस्तान के एक बहुत बड़े कॉमेडियन हैं। उनको जब सबसे बाद में बुलाया जाता है तो वो एक अच्छी बात कहते हैं। मैं वो बात आप लोगों के सम्मान में उनसे उधार लेकर कहना चाहता हूं। वो आते हैं, सबको देखते हैं और कहते हैं आप सब बहुत पैसे वाले, बड़े खाए पिए, बड़े संतुष्ट लग रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही लोग इतनी देर तक बैठ सकते हैं और इतनी दूर तक बोल सकते हैं। गरीब आदमी या मिडिल क्लास आदमी तो बेचारा खा पी के अब तक सो चुका होगा। तो मुझे उनकी ये बात याद आ रही थी। मुझे लगा कि आप लोगों के चेहरे पर थोड़ी हंसी शायद उनके नाम से आ जाए और कुछ मेरी शक्ल देख के भी आ सकती है। आज मैं रोटरी के बारे में सोच रहा था। सब जानते हैं रोटरी क्या है, इसकी स्थापना क्यों हुई, लेकिन मैं आज आपको एक बिल्कुल अलग बात बताना चाहता हूं। हम बहुत बदलती हुई दुनिया में रह रहे हैं। भाषण तो कुछ और तैयार किया था, लेकिन आप लोगों को देख के भूल गया। मुझे लगता है मैं अपने मन की बात आप लोगों से बोलूं। आपने सुना होगा परतंत्रता, आपने सुना होगा स्वतंत्रता, लेकिन अगर रोटरी में आकर आज मुझे एक नई अवधारणा का ख्याल आया, वो है परस्पर तंत्रता। और इस परस्पर तंत्रता की आज दुनिया को बहुत जरूरत है। अभी थोड़ी देर पहले मैं अपने भाई और भाभीियों के साथ अपने कमरे में बैठा था, हम लोग बात कर रहे थे। ये परस्पर तंत्रता इसलिए बहुत जरूरी हो गई है क्योंकि आदम और हव्वा की संतानों ने इससे पहले के लाखों साल में इतना बड़ा परिवर्तन अपनी पीढ़ी में नहीं देखा। आप जरा सोचें, हमने जिस दुनिया में आंख खोली थी उस दुनिया में कभी कोई सोचता था कि एक दिन कोई मोबाइल फोन नाम की चीज आएगी? मुझे याद है, मेरे पिता गवर्नमेंट अफसर थे और 1965 में पहला टेलीफोन जो मिर्जापुर में लगा था हमारे यहाँ, उसमें पूरे शहर में कुल 23 टेलीफोन हुआ करते थे और 30 टेलीफोन की कैपेसिटी का वो पीबीएक्स हुआ करता था। फोन उठा के कहना पड़ता था कलेक्टर साहब से बात करा दीजिए, एसपी साहब से बात करा दीजिए, और उनसे पहुंचने से पहले इंटरव्यू ले लेता था टेलीफोन ऑपरेटर स्वयं कि आप कौन बोल रहे हैं, किसके यहाँ से बोल रहे हैं, उसको दिखता होता था। मैं इस शहर में जब रहता था तो मैंने जब फैक्स आया तो मुझे लगा एक बड़ी क्रांति आ गई। लेकिन आज दुनिया जिस तेजी से बदल रही है, उस बदलती हुई दुनिया में परस्पर तंत्रता की बहुत जरूरत महसूस हो रही है। और ये एक ऐसा सपना है जिसे आज देखा जाना बहुत जरूरी है। सपने इंसानियत के इतिहास में पहले भी देखे गए। मैंने बचपन में डॉक्टर राधा कृष्णन के 3 भाषण पढ़े थे। 1944 में जब दुनिया की दूसरी बड़ी लड़ाई खत्म हो रही थी तो संसार के सबसे बड़े दार्शनिकों में एक राधा कृष्णन ने 3 भाषण दिए थे कलकत्ता यूनिवर्सिटी और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। उन्होंने उन भाषणों में कहा था कि एक दिन युद्ध खत्म हो जाएंगे, आने वाली दुनिया ऐसी होगी कि वो एक दूसरे पर भरोसा करेगी। उसकी वजह यह है कि हमने बहुत कम सालों में 2 लड़ाइयां लड़ ली हैं और करोड़ों लोग बेघर हो गए हैं, मारे जा चुके हैं। और 30 टेलीफोन की कैपेसिटी का वो पीबीएक्स हुआ करता था।
दुनिया रक्तपात से आजिज आ गई है। मालूम नहीं राधा कृष्णन साहब ने ये बात सोची थी कि नहीं सोची थी कि कुल 3 साल बाद उनके देश के 2 टुकड़े हो जाएंगे और करोड़ों लोग बेघर हो जाएंगे। वो समय सपना उन्होंने देखा, अच्छा देखा, लेकिन शायद समय से पहले देख लिया। आज इस सपने की जरूरत क्यों है? क्योंकि जब विस्तार होता है टेक्नोलॉजी का तो एक नया कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है सोसाइटी में, और वो कॉन्फ्लिक्ट होता है आदमी के संस्कारों, विचारों, उसकी आवश्यकताओं और महत्वाकांक्षाओं का। जिस दिन ओसामा बिन लादेन मारा गया उसके कुछ दिन बाद मैं न्यूयॉर्क गया, वॉशिंगटन गया, और वहां जो उनका जो थिंक टैंक है उनसे मुझे बात करने का मौका मिला। वो यो इफेक्ट में थे उस समय अमेरिकन। उनको लगता था कि उन्होंने दुनिया से आतंकवाद खत्म कर दिया। मैंने कहा आप गलत सोच रहे हो, ऐसा नहीं है। एक आदमी खत्म हुआ है, लेकिन वो आवश्यकताएं और वो टकराहटें समाप्त नहीं हुई जो ओसामा बिन लादेन को पैदा करती हैं। क्या 3 साल पहले हम में से किसी ने सोचा था कि अल जवाहिरी पैदा हो जाएगा, और आज अगर उसे मार देंगे तो कल कोई और होगा। और इसलिए राधा कृष्णन के सपने और परस्पर तंत्रता की बात पर फिर लौट रहा हूं इतनी सी भूमिका के बाद, कि राधा कृष्णन ने सपना देखते हुए कहा था कि रूस के पास गेहूं ज्यादा होता है और हमारे पास कोयला है। रूस में लोग सर्दी से मर जाते हैं, हमारे यहाँ लोग भूख से मर जाते हैं। ऐसे उन्होंने बहुत से उदाहरण दिए थे कि अगर दुनिया एक दूसरे से बांटना शुरू कर दे तो दुनिया खुशहाल हो जाएगी। क्या दुनिया ने एक दूसरे से बांटा? इसलिए नहीं बांट सके क्योंकि बांटने के सपने और बांटने की हकीकत के बीच में एक डिफरेंस था, जिसको कूटनीति और राजनीति बोलते हैं। आज इंटरनेट के इस फैलाव ने उसको सिमेटना शुरू कर दिया है। मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था कि 30 साल बाद पूरी दुनिया में इंटरनेट कनेक्शंस वैसे ही होंगे जैसे आज बिजली है। मैंने जिस हिंदुस्तान में आंख खोली थी, वहां हम जब गांव जाते थे तो बताते थे कि हमारे घर में बल्ब जलता है, लोग आश्चर्यचकित होते थे। ऐसा होता है क्या? आज क्या आप कहीं जाते समय सोचते हैं एक बार को भी कि वहां बिजली होगी या नहीं होगी? और इंटरनेट कैसे दुनिया को बदल रहा है। अभी एक रिसर्च पढ़ी, इनफैक्ट कादम्बरी के लिए कभी कभी लिखना पड़ता है, और वो जैसे महीने में एक बार जी उठता हूं, क्योंकि अखबार न्यूज से बना होता है और न्यूज मेरे हाथ में नहीं होती। तो हम कभी कभी जब लिखते हैं तो हमें लगता है जैसे जनता की बेहद मांग पर लिख रहे हैं। तो ये कादम्बरी ये अवसर देती है कि आप थोड़ा सा अलग हटके लिखें। तो एक दिन यही विचार कर रहे थे हम लोग अपने एडिटोरियल रूम में, तो इस बार का जो इशू था उसको सोचा कि अमरत्व के ऊपर लिखें, क्योंकि अमरत्व की अवधारणा भी बदलने जा रही है। एक बैक्टीरिया बना लिया है इंसान ने जिसका नाम है यीस्ट, और अब 20 या 30 साल में जो रिसर्च कहती है उसके हिसाब से हम डिजाइनर बच्चे बनाने की स्थिति में आ जाएंगे। आप कल्पना करें कि आप कैसा चाहेंगे। आप प्रयोगशाला को हुक्म देंगे मुझे एक ऐसा बच्चा चाहिए। आप प्रयोगशाला को हुक्म देंगे कि मेरी नाक अच्छी नहीं है, मेरी नाक बदल देनी चाहिए। बहुत सी ऐसी चीजें परिवर्तित हो जाएंगी जो कि लाखों करोड़ों साल में हमने धीमे धीमे इवॉल्व की है। और जब साइंस और हमारे संस्कारों का एक कॉन्फ्लिक्ट आएगा तब इस परस्पर तंत्रता की जरूरत शायद और ज्यादा बढ़ जाएगी। और ये परस्पर तंत्रता रोटरी जैसे ऑर्गेनाइजेशन बहुत कायदे से इसको फैला सकते हैं। मुझे लगता है अगली बार से जब आप इस तरह के प्राइजेस दें, किसी को सम्मानित करें, तो एक बार परस्पर तंत्रता को जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज दुनिया को अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो अच्छे विचार की है। हम भारतीय कहा करते थे दरिद्र में नारायण बसता है। हमारे यहाँ ये था कि एक निश्चित रोटी गाय के लिए रख दो और इतना बचा के रखो कि अगर कोई आ जाए तो तुम्हारे घर से भूखा रह जाए। आज हम खाना फेंक देते हैं क्योंकि हमारे घरों में खाने वाले नहीं आते। एक जमाना था जब हम मिर्जापुर से, इलाहाबाद से पापा और हम जाया करते थे अपनी माँ के साथ, और बैलगाड़ी से जब गांव जाते थे तो 3.5 मील लंबे रास्ते में 8 साल के बूढ़े से 8 साल के बच्चे से 80 साल के बूढ़े तक के लोग दौड़ते थे बैलगाड़ी के पीछे।
क्योंकि माँ के ट्रंक में पुराने कपड़े भरे होते थे। आज मेरी पत्नी विजया जी, मैं उनसे कहता हूँ कि भैया 1980 से लेके आज तक के सलवार सूट काहे को रख रखे हैं, तो वो कहती है कोई लेने वाला नहीं। और जब दुनिया इतनी कृपण हो जाए कि न लेने वाला बचे और न देने वाला बचे, तो शायद परस्पर तंत्रता की जरूरत है। तो आज अगर अपनी स्वतंत्रता चाहिए, अगर इंसानियत के इतिहास को, इंसानियत का भविष्य भी बनाना आप चाहते हैं, तो याद रखिएगा कि थॉट्स की, अच्छे कामों की एक परस्पर एक दूसरे पर तंत्रता हमें कायम करनी पड़ेगी। और रोटरी ने इतने सारे प्रतिमान स्थापित किए हैं, पोलियो से लेके और जाने क्या क्या, तो क्यों ना एक नए प्रतिमान का सपना हम इस शहर से देखें। कभी कभी कुछ सपने बहुत छोटी जगहों से देखे जाते हैं। और एक अपना पसंदीदा किस्सा चलते चलते, कि मुझे नहीं लगता कि आपके सम्मानों, आप और आपकी रात के बीच में मुझे बहुत देर खड़े रहना चाहिए। नूरजहां को नींद नहीं आती थी, और शायद राजाओं को, रानियों को, बड़े लोगों को नींद कम आती। उन्होंने आगरा के लाल किले से देखा कि दूर एक दिया टिमटिमा रहा है। दूसरी बार भी कभी उठी, उधर गई तो उन्होंने फिर देखा कि एक दिया टिमटिमा रहा है। लगातार देखती रही तो उन्हें, उनके मन में उत्कंठा हुई कि ऐसा कौन है जो कि अपना तेल और बाती खर्च करता है और उस दिए को जला के रखता है, किसके लिए जला के रखता है। तो उन्होंने अपने सैनिकों को भेजा, उस कुटिया में जो दूर कहीं है उसमें कौन रहता है उसको बुला कर लाओ। एक विधवा औरत रहती थी, उससे उन्होंने पूछा कि ये दिया क्यों जलाती हो भाई अपने घर के बाहर रात में। उन्होंने कहा मेरी जिंदगी में तमाम अंधेरे हैं, लेकिन मुझे लगता है ये दिया अंधेरे नहीं मिटा सकता, पर अंधेरे से लड़ने की ताकत जरूर देता है। और उस अंधेरे से लड़ने की ताकत बनी रहे, मेरी भी और दूसरों की भी, लोग प्रेरित होते रहे, इसके लिए मैं ये दिया जलाती हूँ। तो क्यों ना आज एक विचार का दिया यहां से जलाएं, क्यों ना एक नई बात सोचे कि परतंत्रता और स्वतंत्रता की लड़ाइयों में, और इसको मैं स्पष्ट कर दूं परतंत्रता और स्वतंत्रता को, जिस दिन 9/11 का अटैक हुआ अमेरिका पर, तो बुश साहब को उन्होंने उठाया और एयरफोर्स 1 में बैठाया और उस बंकर में ले जाके पटक दिया, जो कहीं रेगिस्तान में है, लॉस वेगास से 200-300 किलोमीटर दूर, जहां पे एक हाइड आउट बनाया गया है अमेरिकन राष्ट्रपतियों के लिए, जहां पर अगर परमाणु बम भी गिर जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उस हाइड आउट से जब बुश निकले तो उनका पहला भाषण क्या था कि अमेरिकियों अपनी स्वतंत्रता मत खोना। आज उस अमेरिका की स्वतंत्रता के नाम पर बुश पिता पुत्र ने, और ये मेरा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, लेकिन मैं अक्सर सोचता हूं कि इराकियों का दोष क्या था। मैं अक्सर सोचता हूं कि एक पूरे देश को, भले ही वो किसी तानाशाह के अधीन था, आप कौन होते हैं आजाद कराने के नाम पर बर्बाद कर देने वाले। और आज ये खो में बैठा हुआ आदमी आजादी के नाम पर ये दूसरों को परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ रहा है। तो इस नारेबाजी से दूर अगर हम परस्पर तंत्रता की बात सोचेंगे, ये सपना यहाँ से शुरू होगा, ये दिया यहाँ से जलना शुरू होगा, तो आज नहीं तो कल एक मशाल बन जाएगी। चलते चलते करतार भाई के लिए, कहाँ गए भाई? करतार भाई ऐसे ही हैं, वो पीछे ही रहते हैं। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि ये मेरे दोस्त हैं, क्योंकि इस देश में अधिकांश हीरोज ऐसे हैं जिनके लिए किसी ने किताबें नहीं लिखी, लेकिन जो बहुत सी किताबों से ज्यादा काबिल होते हैं। और इनका पहला कैसेट रिलीज करने का सौभाग्य मुझे मिला था, और आज ये सीडी दिल का आईना, तो आप अपना दिल का आईना जलाए रखिए। और चलते चलते रंग जी की 2 लाइनें याद आ रही हैं मुझे। रंग जी की सेवा करने का मौका मुझे भी मिला है। वो मेरे पिता के बड़े भाई की तरह से थे, हमारे घर में आते थे, रुकते थे। और चलते चलते उन्होंने अपने जीवन की सांध्य वेला में 2 लाइनें लिखी थी। कल कोई मुझसे तंग न होगा, महफिल होगी रंग न होगा। तो मित्रों, मैं भी अब आपसे विदा लेता हूँ। शुक्रिया।